तो खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ करेंगे। कोरोना संक्रमण काल में नगर निकायों की ओर से किए जा रहे कार्यों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम 4 बजे प्रदेश के महापौर और पार्षदों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इस संवाद में कोरोना की रोकथाम के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चलाए जा रहे अभियान के संबंध में चंदौली जिले में नगर निकाय के अध्यक्ष और सभासदों से सीएम योगी ने जानकारी हासिल करी है। इस दौरान सीएम योगी ने वैक्सीनेशन के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम योगी वैक्सीनेशन को लेकर बैठक और संवाद नगर निकायों के साथ कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में ये बैठक चल रही है। आनंदीबेन पटेल भी इस बैठक में शामिल हुई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार यानी कल गोरखपुर का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान सीएम योगी गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में 200 बेड और एम्स में 200 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सीएम बड़हलगंज में भी 100 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण कर सकते हैं। आपको बता दें, सीएम योगी जिलों के अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे चुके हैं, जिसके तहत अब अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो गोरखपुर के अंदर कल सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और यहां पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए तमाम उद्घाटन करते भी नजर आएंगे। इस दौरान तमाम चिकित्सकीय सुविधाएं जो कि लोगों को दी जा रही हैं, मरीजों को दी जा रही हैं, उसकी समीक्षा भी सीएम योगी कर सकते हैं। तो सीएम योगी कल गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। गोंडा थाना रसूलपुर में तालाब में नहाते वक्त डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी मृतक बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने अधिकारियों को हर संभव मदद देने के लिए निर्देशित किया है। तो बेहद दुखद ये घटना, जिसमें कई बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो तालाब में डूबने की वजह से 5 बच्चों की मौत। घटना के बाद पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची है। हर आर्थिक सहायता या यूं कहें कि हर सहायता का आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक संभावित है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की सूचना मिल रही है। तो आपको बता दें कि इस बैठक को संघ के समन्वय की बैठक बताया जा रहा है, जिसमें संघ के कामकाज और अगली नीतियों पर चर्चा होनी है। लेकिन इसके साथ ही यह अंदेशा भी जताया जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना और यूपी की राजनीति पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है कि संघ की इस बैठक में भाजपा के कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, अभी भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ दौरे पर थे। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने यूपी बोर्ड क्लास 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। सीबीएसई द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद विभिन्न राज्यों ने इंटरमीडिएट परीक्षाएं भी रद्द कर दी। उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों की संख्या में छात्र 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच छात्रों की सेहत को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई थीं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2021 को रद्द करने की औपचारिक घोषणा भी कर दी है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूंकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम
इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी हमारे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है और छात्र छात्राओं की सेहत को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। यूपी बोर्ड की क्लास 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यह अहम फैसला साझा किया। इसके पहले शिक्षा सचिव और साथ में उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। उन्होंने मोहर लगा दी और इस मोहर के बाद ही ये फैसला सभी के सामने आ गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से लाइव। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद अब सामने आ चुका है कि यूपी में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। देखिए, निश्चित रूप से जो ये व्यवस्था हुई है बच्चों का तस्वीर जो भविष्य बचाने के लिए हुई है, बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए फैसला लिया गया है। क्योंकि अगर ऐसे में परीक्षा कराई जाती तो निश्चित रूप से काफी गंभीर कोई घटना हो सकती थी। लेकिन ये फैसला क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही सीबीएसई के परीक्षा और आईएससी के परीक्षाओं को रद्द किया, उसको देखते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने उसका स्वागत किया और उसी आधार पर रणनीति यहाँ बनाना शुरू की। और उसकी शुरुआत इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा से की और उसके बाद अब इंटर की परीक्षा से की। आपको बता दें कि इंटर में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कम से कम 32 लाख के आसपास बताई जाती है। अब ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में छात्रों के खासकर जाते उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी संख्या होती। और अगर एग्जाम परीक्षा नहीं कराई जा रही है और सीधे ही उनको प्रमोशन दिया जा रहा है तो ये बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके जीवन रक्षा की भी बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने बताया कि 32 लाख के करीब बच्चे हैं जो कि परीक्षा देने वाले थे और उन्हीं के हित को, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह अहम फैसला लिया गया। लेकिन इसके बाद एक तरह के असमंजस की स्थिति भी तमाम छात्र छात्राओं के बीच बनी है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा आम नहीं होती। 12वीं परीक्षा के बाद तमाम क्षेत्रों के लिए एंट्रेंस एग्जाम बच्चे देते हैं और आगे के क्रम में पढ़ाई भी आरंभ करते हैं। तो ऐसे में वो संकट भी बच्चों के सामने खड़ा है, जिसके सवालों का जवाब मिलना अभी भी बाकी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में उठापटक शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने विरोधी गतिविधियों की वजह से 2 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसमें अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा से लालजी वर्मा और विधानसभा अकबरपुर से रामअचल राजभर को पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो वहीं आजमगढ़ के मुबारकपुर से विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली विधानमंडल नेता नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि रामअचल राजभर और लालजी वर्मा पर दूसरे दलों के संपर्क में होने का आरोप है, जिस वजह से बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यह बड़ी कार्रवाई करी है और ये दोनों ही मायावती के काफी करीबी बताए जाते हैं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये अहम इनिशिएटिव लिया गया और पार्टी में विरोधी गतिविधियों में संलिप्त 2 विधायकों को निष्कासित किया गया है। इन दोनों में बसपा दिग्गज और विधानमंडल के नेता लालजी वर्मा हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राम अचल राजभर का नाम शामिल है और ये दोनों ही मायावती के काफी करीबी बताए जाते थे। और कहीं ना कहीं मायावती की तरफ से इस बात का संदेश देने की कोशिश कि कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। और इस जगह पर आजम शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को नए विधायक दल का नेता बनाया गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करी है। पार्टी से 2 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही विधायक मायावती के काफी करीबी हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा से लालजी वर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया है।
बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ी कार्रवाई करी है। पार्टी से 2 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। रामचल राजभर और लालजी वर्मा, ये दोनों ही दिग्गज नाम हैं। दोनों का कद बड़ा था पार्टी के अंदर, मायावती के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर आरोप इस बात का कि ये अन्य पार्टियों के संपर्क में थे और इसी के चलते मायावती ने बड़ा कदम और बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी से 2 विधायकों को निष्कासित किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई बीते दिनों, मायावती अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हैं, लेकिन इस बीच 2 विधायकों को उन्होंने बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया है और दोनों ही मायावती के करीबी हैं। अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा कदम उठाया है और दोनों विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बहुजन समाज पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि पिछले दिनों मायावती जिस तरीके से सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर ही एक्टिव नजर आई, लेकिन अभी बड़ी कार्रवाई उन्होंने करी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जैसी तस्वीरें सूबे में लगातार देखने को मिली, मायावती सोशल मीडिया अकाउंट पर ही एक्टिव रही, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई मायावती की तरफ से अपने बेहद करीबी 2 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते से लगातार सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये जो यास आया था, यास तूफान की तरह यहाँ भी तरह तरह सियासी तूफान आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बड़ी बड़ी अटकलें लगाई जाती रही, वहां पे भी मामला भी ठंडा नहीं हो पाया। आज बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने खास 2 कालिंदों को पार्टी का बाहर रास्ता निकाल दिया, जो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे थे। मैं इस समय बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के सामने खड़ा हुआ हूं। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई यहाँ पे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही विधायक दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कार्यालय के अंदर ही मायावती बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती थी और आगे के पार्टी की रणनीति बनाती थी। ये वही पार्टी है जो 1995 से लेकर लगातार 2 बार गठबंधन से और 1 बार अपनी दम से उत्तर प्रदेश सरकार बना चुकी है। 2012 में चुनाव हारने के बाद से अब स्थिति इसकी 2017 में ये हुई कि बहुजन समाज पार्टी के केवल 19 विधायक जो है चुन के आ पाए। तो ऐसी स्थिति में और अब 19 विधायक आ पाए, उसके बाद 1 विधायक लोकसभा के चुनाव जीत के चला गया, तो कुल टोटल 18 विधायक बचे। 18 विधायकों की संख्या बचने के साथ ही 8 विधायक निष्कासित कर दिए गए। तो मौजूदा समय में बहुजन समाज पार्टी के पास केवल 10 विधायक थे, इनमें से 2 विधायकों को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। अब इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के केवल 8 विधायक बचे हैं, जो पार्टी आज से बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अनिल जी, ये मैसेज देने की कोशिश है कि पार्टी कितनी भी मजबूत या कितनी भी कमजोर हो, लेकिन पार्टी के अंदर अंतर विरोध और विरोध इस तरीके का बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। ये मैसेज देने की कोशिश मायावती ने जरूर करी है अपने इस इनिशिएटिव के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनिल जी, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। यूपी के कानपुर जिले के किदवई नगर स्थित एक गेस्ट हाउस भाजपा नेता नारायण सिंह ने गेस्ट हाउस में एक बर्थडे पार्टी आयोजित की थी, जिसमें 25,000 के नामी हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंची पुलिस और हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, जीप में बैठा लिया, लेकिन मौके पर मौजूद भाजपा नेता के समर्थकों की भीड़ ने पुलिस के साथ हाथापाई करी है। बताया जा रहा है कि कई समर्थक जीप के आगे लेट तक गए थे, हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने में कामयाब भी हुए। जब भाजपा नेता के इस कारनामे ने तूल पकड़ा तो जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया को पद से बर्खास्त कर दिया गया। घटना हम लोग संज्ञान में आई
और जैसे संज्ञान में आई घटना तो उसको संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो जिले में मंत्री पद है उनका जो दायित्व है उनका तो उनको उस दायित्व से आज थाना नौबस्ता की टीम द्वारा एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों का मातम अभी थमा भी नहीं था कि एक बार फिर जहरीली शराब ने ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को अपनी जद में ले लिया। कार्रवाई और जांच के बाद भी आखिर क्यों नहीं रुक रहे जहरीली जाम का कहर बरपाने वाले और गोरख धंधा करने वाले? ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से लोगों की मौत का सिलसिला अब आम हो चला है। अलीगढ़ में जहरीली शराब की कहर का तांडव शांत होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ अभी जहरीली शराब पीने वालों की चिताएं बुझी भी नहीं थी। घरों का कोहराम शांत भी नहीं हुआ था। महिलाओं का मातम खत्म भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर जहरीले जाम ने अपना कारनामा दिखा दिया। अलीगढ़ में अभी 4 दिन पहले ही शराब माफियाओं ने 90 से ज्यादा लोगों को जहरीली घूंट पिलाकर जान ले ली। इसका असर अभी भी तिल तिल कर मर रहे लोगों के तौर पर देखा जा रहा है। अभी ये मौतों का क्रम थमा भी नहीं था कि एक बार फिर जहरीले जाम ने अपना तांडव दिखाया। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र के रोहिरा गांव में जहरीली शराब पीने से ईंट भट्टों पर काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। तो वहीं 19 मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। आनन फानन में पुलिस को सूचना मिली तो तहलका मच गया। लाशों को छिपाया जाने लगा। डेड बॉडीज पीछे गेट से कहाँ ले आई जा रही हैं? ये कौन से गेट से आप लेके जा रहे हो? ये पीछे ही गेट से डेड बॉडीज कहाँ ले जाई जा रही हैं? ये कौन सा गेट है? और लगातार कौन मना कर रहा है आपसे ये कवरेज ना करने के लिए? कितनी लाशें छिपाएंगे साहब? लाशों की संख्या तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, पूरे 150 लोगों का मामला है साहब। कब तक छिपाएंगे लाशें? मालिक भी आ रहा है। अभी कितने लोग वहाँ पर बीमार हैं, इसकी तबीयत खराब है? ढेर लोग है, नहीं कह रहे हैं, पूरा ढेर लोग। कितना बताएंगे? 100-200 कितने? हाँ 100-150 लगी है, ये होगा। जब इस मामले को लेकर प्रशासन में खलबली मची तो डीएम साहब भी पहुंचे और प्रमुखता से मौतों के आंकड़ों और घटना के बारे में जानकारी दी। देखिए, ऐसा है कि जवां क्षेत्र में एक गांव है रोहेरा, वहां पर यह जानकारी मिली कि वहाँ के भट्ठे के मजदूरों ने आज शराब पी जिसमें कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगी। यह सूचना करीब हम लोगों को 9:30-10 बजे मिली। उसके बाद वहाँ सबसे पहले मेडिकल टीम भेजी गई। वहाँ से कुल मिलाकर करके एक महिला। पोस्टमार्टम और मामले की रिपोर्ट सौंपने का काम तो चलता रहेगा, लेकिन जहरीली मौत का ये सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है डीएम साहब? अभी पिछले कारनामे में कार्रवाइयां पूरी भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर नई करतूत सामने आ गई। लेकिन कार्रवाइयों का डर किसे है? आपने पिछले मामले में अब तक 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर राजद्रोह के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। कई अफसरों के निलंबन तक कर दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। आप कार्रवाई और जांच ही करते रहेंगे, लेकिन शराब माफियाओं का ये गोरख धंधा जस का तस चलता रहेगा, क्योंकि पिछले कारनामे के बाद भी जहरीली शराब के व्यापार पर पाबंदी नहीं लगी है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।